मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 का एसएसटी का चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इसके बारे में समझाऊंगी। आज हमने ये नया चैप्टर लिया है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके जो वैश्वीकरण के हैं इसके मुख्य टॉपिक्स जो भी है, मुख्य बिंदु है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे आए हैं जो हमने फर्स्ट बार सुने हैं। तो फर्स्ट है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अपने जो देश की क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण अपने देश के जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अनेक देशों जो अन्य देश है उनकी अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य यानी कि तालमेल बिठाना। यानी कि हम यहाँ हमारे देश में तो बिजनेस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम जो विदेशों के साथ बिजनेस करते हैं या विदेशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था का तालमेल बिठाना ही वैश्वीकरण है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध यानी कि एक, दो या दो से अधिक देशों के बीच में संबंध और तीव्र एकीकरण यानी कि एकता। किस मामले में? बिजनेस के मामले में या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ हमारा सामंजस्य बिठाना, हमारा तालमेल बिठाना, ये प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अब है आपके उदारीकरण। उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। यानी कि सरकार जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पे या बहुत सी हमारे देश के अंदर जो भी घटनाएं होती है उन पे अवरोध लगा देती है या प्रतिबंध लगा देती है, तो उन अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप निजीकरण। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में लाना। यानी कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां आती है उनको स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणबद्ध तरीके से हमारे मतलब निजी क्षेत्र में लाना। ठीक है, या निजी क्षेत्र में बेचना। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं उनको निजी क्षेत्र में बेचना, ये कहलाता है आपका निजीकरण। निवेश आता है आपका निवेश। निवेश क्या होता है? परिसंपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और भी अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई अन्य उपकरण जितनी भी चीजें हैं, ये भूमि, भवन, मशीन, ये आदि, इन सबको हम हमारी कंपनी या हमारे उत्पादन के लिए या इसके लिए जो हम इन चीज़ों पे जो पैसे खर्च करते हैं या उत्पादन की दृष्टि से हम इनमें किसी में पैसे लगाते हैं यानी कि व्यय की गई मुद्रा को निवेश करते हैं, अर्थात व्यापार में पैसा लगाना। हम हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो निवेश करते हैं यानी कि जो पैसे लगाते हैं, जैसे मशीनें खरीदना, भूमि खरीदना और भी अन्य उपकरण जो कि हमारे कारखानों में या हमारी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जरूरत पड़ती है, तो उनमें पैसा लगाना निवेश कहलाता है। ठीक है, अब है आपका विदेशी व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार क्या है? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। और यानी कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो विदेशी व्यापार होता है। अब है आपके मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार क्या होता है? जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी कि जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी संपत्ति होती है जो एक से अधिक देशों पर अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है या स्वामित्व रखती है। यानी कि ऐसी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यानी कि कोई भी कंपनी है उसका अपने देश पर नियंत्रण के साथ साथ अन्य देशों में भी उसकी ब्रांचेस खुली हो या उन पे भी उसका नियंत्रण हो। ठीक है, और अब है उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है
और तथा जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। जो इनका व्यवसाय होता है वो एक से अधिक राष्ट्रों पर फैला हुआ होता है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी निवेश। क्या होता है विदेशी निवेश? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी कि बाहर से जो कंपनियां हैं, अनेक अन्य देशों की जो कंपनियां हैं वो हमारे भारत में पैसा लगाती है या वो अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी माल भेजती है या कुछ भी करती है, पैसा लगाती है, वो निवेश विदेशी निवेश होता है। अब है विश्व बैंक। यह बैंक वह संस्था होती है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देती है। कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक ये होती है जो इसके सदस्य होते हैं उनको वो सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना? कैसे? वित्तीय सहायता, यानी कि उनको पैसे देना, ये सारा काम किसका होता है? विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक वह संस्था होती है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देती है। यह संस्था जो होती है यह अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। कौन सी संस्था होती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। ठीक है ना? विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है जो इस विश्व बैंक के जो देश सदस्य हैं उनको ये वित्तीय सहायता यानी कि आर्थिक सहायता यानी कि पैसों से संबंधित सहायता प्रदान करती है। ठीक है? अब है आपके आयात कोटा, यानी कि इसमें सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा को निर्धारित कर दिया जाता है, उससे अधिक मात्रा का आयात नहीं किया जा सकता। कुल मिला के इसमें आयात कोटा में क्या होता है कि सरकार जो होती है वो एक मात्रा, जो भी हमारे देश से जो भी चीज़ें आयात होती है या जो हमारे देश में आयात होता है तो उस मात्रा को सरकार निश्चित कर देती है, निर्धारित कर देती है, और इससे ज़्यादा हम अधिक मात्रा का आयात हमारे देश में नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसमें सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा को निर्धारित कर दिया जाता है, उससे अधिक मात्रा को आयात इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है? अब है आपके विश्व व्यापार संगठन। ठीक है? विश्व व्यापार तो आपने समझ ही लिया कि सारे देशों के बीच में जो व्यापार होता है, हमारा देश, हमारा जो विश्व है, ये विश्व है बहुत बड़ा है, इसमें अनेक देश है, तो इनके बीच में जो व्यापार होता है वो विश्व व्यापार कहलाता है। और है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से हम सभी देशों में हमारे उत्पादन को भेजकर अनेक प्रकार के लाभ कमा सकते हैं, अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? तो इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाना है। ठीक है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य। तो अब देखिए आप विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। विदेशी जो व्यापार होता है उसे उदार बनाना, यानी कि विदेशी व्यापार को आगे बढ़ाना, साथ में हमारे देश का जो फायदा है, हमारे देश का जो लाभ है उसे भी देखना। सेकंड है आपके विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया। ठीक है? विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया। जो विश्व व्यापार संगठन है, तो जो विकसित देश थे उन्होंने सोचा कि हमें भी एक प्रकार का ऐसा संगठन बनाना चाहिए, व्यापार संगठन बनाना चाहिए जो सभी देशों में फैले और सभी देशों को इसको फायदा हो, साथ में हमें अधिक फायदा हो। इस चीज को लेकर विकसित देशों ने इस व्यापार संगठन की पहल की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार थर्ड है आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उनसे संबंधित सारे नियम जो होते हैं उनको यह निर्धारित करता है, यानी कि हम अगर दूसरे देश में व्यापार भी कर रहे हैं तो उसको ये निर्धारित करता है कि इसके कौन कौन से नियम है जिनकी हमें पालना करनी होगी। मुद्रा का भी रहता है, और भी हमें कितना माल आयात करना है, कितना निर्यात करना है, इन सब चीज़ों का ये विश्व व्यापार जो संगठन होता है यह निर्धारित करता है। यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, कोई देश इन नियमों की उल्लंघना कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। विकासशील देशों का जो व्यापार होता है वो अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है, यानी
कि उनको मजबूर करता है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। यानी कि जो विकसित देश हैं इन्होंने अनेक प्रकार के अवरोधक लगा रखे हैं कि कोई इस देश में व्यापार नहीं कर सकता, इनकी सीमा शुल्क इतनी होगी, इनका आयात इतना होगा, इनका निर्यात होगा। तो इस प्रकार के अवरोधक हटाने के लिए भी विश्व व्यापार संगठन जो होता है इस बात पर चर्चा करता है। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश जो है इस व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, आज हमने जो ये पढ़ा है ये वैश्वीकरण से संबंधित सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताया है कि इनमें आपको ये नए नए शब्द बार बार सुनने के लिए मिलेंगे, तो इनको आपको अच्छे से पता हो गया। और विश्व व्यापार संगठन के जो मुख्य उद्देश्य या विश्व व्यापार संगठन क्यों बनाया गया इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आशा करते हैं कि आप इनको अच्छे से पढ़ोगे और याद करोगे। धन्यवाद।